दोस्तों नमस्कार। इस दौर में काले धन को सफेद बनाना कितना आसान है। इस दौर में मनी लॉन्ड्रिंग करते चले जाइए और आप पर कोई हाथ नहीं डालेगा, कितना आसान हो चला है। इसी दौर में शेल कंपनियों का पैसा कॉरपोरेट के नेटवर्थ को कैसे बढ़ाता है, यह सारा खेल क्या इस दौर में चल रहा है। और इसी दौर में पॉलिटिकल फंडिंग जो कॉरपोरेट के आश्रय होती है, उसी कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल इस देश की संपत्ति सौंपी जा रही है। ये सारे सवाल हैं और इन सवालों की नब्ज में कोई दूसरी परिस्थिति नहीं, इस दौर में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर उठे सवाल हैं। वही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिसके जरिए इस देश में कॉरपोरेट ने 15,000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग पॉलिटिकल तौर पर 2018 अप्रैल के महीने से अब तक की है। तो क्या यह सारा पैसा, सारी पूंजी किसने दी, किसको दी, इसको जानने का अधिकार इस देश के लोगों को नहीं है? और क्या वाकई इस देश के भीतर में लोग इस बात से अनभिज्ञ रहें कि वो कौन सा कॉरपोरेट है और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको ये पैसा दिया जाता है और उस पैसे की एवज में उस कॉरपोरेट को लाभ दे दिया जाता है? क्या ये जानने का अधिकार इस देश के लोगों को नहीं है? यही वो सवाल है जिसको पूरे तरीके से गैर कानूनी घोषित सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी आज के बाद से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिसके जरिए हजारों करोड़ का खेल इस देश के भीतर होता रहा है, अब उस पर नकेल कस दी गई, उस पर रोक लगा दी गई। जिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को जो जनवरी के महीने में खरीदे गए उसको अभी तक भुनाया नहीं गया है, तो उस पर भी रोक लग गई। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच में, जिसमें खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी मौजूद थे, जब यह फैसला आया तो एक झटके में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर वो तमाम पन्ने खुलने लगे जिसके जरिए यह जिक्र बार बार होता था। क्या वाकई इस देश में राजनीति करने के लिए खूब पैसा चाहिए और खूब पैसा कॉरपोरेट देने को तैयार है, उसकी एवज में वह इस देश की संपत्ति कौड़ियों के मोल चाहता है। लेकिन यह सवाल अब भी छुपा हुआ था। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें बताया जाए कि किस कॉरपोरेट ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी रकम दी? सुप्रीम कोर्ट ने आज जब फैसला सुनाया तो उन्होंने 3 बातें साफ कर दी। एक, यह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दरअसल देश के लोगों से ही सच को छुपाया जाता है या झूठ परोसा जाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली यह टिकेगा नहीं क्योंकि इस देश में एक आरटीआई एक्ट है, यानी जनता को जानने का अधिकार है, उसकी यह अवहेलना कर रहा है। तो अब इस पर रोक लग जाती है और यह अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बंद होगा। दूसरा सवाल था, इस दौर में जो कॉरपोरेट कितनी बड़ी तादाद में सरकार को पैसा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए बार बार यही आंकड़े निकल कर आ रहे थे कि सबसे ज्यादा पैसा सत्ताधारी पार्टी के पास जाता है। तो अब उस कॉरपोरेट ने कितना पैसा दिया और अप्रैल 2019 के बाद से जो भी रकम दी गई, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब 3 हफ्तों के भीतर में सामने लाना होगा। और तीसरी परिस्थिति है, क्या वाकई जिन सवालों को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लाने से पहले इलेक्शन कमीशन ने उठाया था, आरबीआई ने उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था, क्या वो बातें अब सच लगने लगी हैं जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जिक्र था, फॉरेन फंडिंग का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र था, शेल कंपनियों का जिक्र था, और ये सारी परिस्थिति क्या इस दौर में अब सामने आ जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का वक्त दिया है। सामान्य तौर पर बीजेपी यह कहने से चूक नहीं रही है कि देखिए फंडिंग तो सबको मिलती थी, इसमें सिर्फ हमारे खिलाफ फैसला कैसे हुआ। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि लगभग 72% फंडिंग जो थी वह सीधे बीजेपी के हक में जाती रही, जो हर बार वह चुनाव आयोग को अपने आय व्यय का जो पूरा ब्यौरा सौंपते उसमें यह खुलकर नजर आने लगा। और दूसरा सवाल यह था कि बाकी लगभग 28% में कांग्रेस समेत इस देश की तमाम नेशनल पार्टी और तमाम रीजनल पार्टी सभी का बंदरबाट उसी में होता था। तो 72% वाला जो पा रहा था, अब उस पर नकेल कस गई और एक सवाल तुरंत पैदा हो गया, क्या 2024 से पहले यह मोदी सरकार को सबसे बड़ा झटका
इसलिए लग चुका है क्योंकि इस दौर में सत्ता का पूरा चकाचौंध प्रचार से लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त और सत्ता को डिगाने को लेकर और बूथ स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें सिर्फ पैसा रेंगता है और अब वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा। कोई भी कह सकता है बड़ी पूंजी इस दौर में बीजेपी के पास है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की तुलना में यह पूंजी एक दो गुना नहीं तकरीबन 10 गुना ज्यादा है जो इस दौर में उसने कमाई की है। तो एक क्षण के लिए आज उन पन्नों को खोला जाए और समझा जाए कि दरअसल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के असंवैधानिक होने का असर कितना व्यापक पड़ने वाला है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। थोड़े से अतीत में अगर आप चले जाएंगे तो आपके जहन में होगा कि यह दरअसल मार्च अप्रैल 2018 से यह इलेक्ट्रॉल फंडिंग शुरू हुई थी। 2 जनवरी 2018 को यह बॉन्ड स्कीम नोटिफाई किया गया था, लेकिन 2017 में ही इसे चुनौती दी गई थी और चुनौती देते वक्त जो अलग अलग राय निकल कर आई थी, आज उन्हीं बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ है। उस दौर में एक क्षण के लिए चले जाइए तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 2017 में। तब कहा था कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती है क्योंकि कौन खरीद रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एसबीआई को होगी। एसबीआई को ही यह पावर दिया गया था कि आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बेचेंगे और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कौन दे रहा है कौन ले रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एसबीआई को होगी और सरकार को इसकी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्यों? जनता को इसकी जरूरत जाननी चाहिए क्योंकि इसकी एवज में कोई भी मुफ्त में धन दान करता नहीं है। यह मंदिर नहीं है, यह राजनीति है। इस बात को समझना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस नब्ज को पकड़ा है। उस दौर में इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव ही नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने जो पूरा की पूरी धारा 29/B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं लिया है और विदेशी चंदा लेने वाले कानून भी बेकार हो जाएंगे क्योंकि इस देश में रोक लगी थी कि आप फॉरेन फंडिंग नहीं कर सकते हैं। अब किसी भारत की कंपनी ने कोई अगर सब्सिडरी बाहर खोली या बाहर की किसी कंपनी ने भारत में अपनी सब्सिडरी खोली और उसी माध्यम से वो चंदा दे रही है और उस चंदा देने की एवज में विदेशी कंपनियों को लाभ अगर भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत अलग अलग योजनाओं के साथ मिल रहा है तो फिर इसको पकड़ेगा कौन और जानेगा कौन। और उसी दौर में आरबीआई ने भी कहा था कि दरअसल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा, इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना संभव होगा। अब आप सोचिए कि उस दौर में आरबीआई थी, सुप्रीम कोर्ट था, इलेक्शन कमीशन था, सभी कह रहे थे गलत था, लेकिन बावजूद इसके वही संसद की ताकत, वही बहुमत का जोर और 2018 के बाद से इस देश में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का खेल शुरू हो गया। इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कितना पैसा किस रूप में उगाही की गई और सरकार क्या कहती रही, अगर इस पन्ने को खोलिएगा तो सरकार ने बार बार क्या कहा, सिर्फ एक ही बात कही कि दरअसल जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, जो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार की तरफ से बात कह रहे थे तो उनका कहना होता था किसने कितना पैसा डोनेट दिया यह सरकार जानना नहीं चाहती। चंदा देने वाला ही अपनी पहचान छिपाकर रखना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि किसी दूसरी पार्टी को इसका पता चले। और उन्होंने उदाहरण दिया, अगर मैं कांग्रेस को चंदा दे रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि बीजेपी वालों को इसका पता चले। और इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी जया ठाकुर ने अपील की थी और उसके साथ सीपीएम ने भी अपील की थी और इसके साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने भी यह अपील की थी कि पता तो चलना चाहिए। कौन कह रहा है कि नहीं पता चलना चाहिए और इसे क्यों छुपाया जा रहा है। सरकार ने इन बातों को इग्नोर किया और एक के बाद एक जब 2019 में पहली बार इसकी सुनवाई शुरू हुई तब चुनाव सामने खड़े थे और इसको टाला गया और होते होते देखिए 2023 में जब दोबारा तिबारा ये मामला चलते चला गया और अलग अलग पार्टी अलग अलग याचिकाओं के जरिए जुड़ती चली गई तो 1 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया।
लेकिन यहां पर एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि कितनी बड़ी पूंजी और कितने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इस दौर में लिए गए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हर कॉरपोरेट को जानकारी देनी होगी उसने कितने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे, और यह भी जानकारी देनी होगी कि उसने किस पॉलिटिकल पार्टी को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि उसकी एवज में सत्ता और सरकार ने उस कॉरपोरेट को क्या लाभ दिया। यह काम तो हमारा और आपका है इन चीजों को जानना समझना। इस दौर में कॉरपोरेट का नेटवर्थ कैसे बढ़ता चला जा रहा था और इस देश की जीडीपी तक नीचे थी। यानी इस दौर में कोविड काल में जब भारत की जीडीपी एकदम नीचे चली गई, उस दौर में भी भारत के टॉप 20 कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ रहा था और टॉप 20 में से टॉप 3 कॉरपोरेट का नेटवर्थ दुगनी होने की स्थिति में आ गया था। यह कौन सी पैसा और कौन सी पूंजी का खेल था। इस दौर में सरकार ने क्या क्या बेच डाला, इस बातों का जिक्र तो बार बार हुआ है कि हर पब्लिक सेक्टर के भीतर में कितने शेयर सरकार ने किस प्राइवेट पार्टी को बेचे, कितनी कम कीमत में बेचे, कईयों को कंपनियां बेच दी, कई भारत सरकार की कंपनियों पर रोक लग गई क्योंकि उस फील्ड में प्राइवेट कॉरपोरेट आने को तैयार था। यानी प्राइवेटाइजेशन के हक के लिए इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को ही बदल दिया गया और उसी को विकास डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया गया। अब सवाल है जिस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि दरअसल अब आपको बताना होगा, तो अब तब से लेकर अब तक 27,137 इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो थे वह खरीदे गए। इनकी कुल कीमत 15,946 करोड़ रुपए। अब आप कल्पना शुरू कीजिए और एवरेज अगर निकालें इस 15,946 करोड़ में से, तो 11,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बीजेपी के हिस्से में गया। हालांकि यह एक एवरेज है, अलग अलग बरस में अलग अलग तरीके से यह सिर्फ एवरेज है। और 2019 के चुनाव से ठीक पहले 2,555 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बीजेपी के पास गया था और उस वक्त कांग्रेस के पास गया था 318 करोड़ का। और जो पहले बरस जब शुरू हुआ, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, तब बीजेपी के पक्ष में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो दिया गया था वह 1,450 करोड़ का था और कांग्रेस के पास आया था 388 करोड़ रुपए। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में बिल्कुल डल चल रहा था, उस वक्त बहुत कम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे गए, दिए गए, तो वह भी, लेकिन कांग्रेस को 10 करोड़ मिलते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी को लगभग 22-23 करोड़ मिलते हैं, वह भी डबल है। लेकिन इसके बाद अगले साल आइए जब चीजें अनुकूल हुई 2021-22 में, तो कांग्रेस के पास गया सिर्फ 236 करोड़ और बीजेपी के पास गया 1,032 करोड़। यह एक स्थिति है जो निकल कर आई इलेक्शन कमीशन के जरिए कि उन्होंने अपने तौर पर सौंपा था कि हमने दिया है। लेकिन यह सवाल अब भी अनसुलझा है, वो कौन से कॉरपोरेट हैं और इस दौर में क्यों बार बार कांग्रेस अडानी को टारगेट करती है और पहले अंबानी का नाम लेने से भी चूकती नहीं थी। इस दौर में अंबानी को लेकर एक खामोशी कांग्रेस ने बरत ली है, लेकिन अडानी का नाम अभी भी राहुल गांधी खुले तौर पर लेते हैं। इस दौर में जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, शेयर बाजार में हड़कंप मचा, एक झटके में लगभग एक दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में लाखों करोड़ रुपए इस वैल्यूएशन के तहत गायब हो गए, जो बताए जाते हैं कुल 10 से 12 लाख करोड़ का खेल था। और उसका झटका भी किसी कंपनी को लगा नहीं, बल्कि वो दोबारा खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी, सेबी के कामकाज को सही बताया। हालांकि अब दोबारा एक पिटीशन दाखिल हुई है, रिव्यू पिटीशन, जिसमें कहा गया है कि आपने सही नहीं किया है। तो क्या यह पूरा नेक्सस जो चल रहा था वो 2024 के चुनाव से पहले एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया है? अब इसको बेसिक तौर पे परखिए कि क्यों इस बात का जिक्र इस वक्त करने की जरूरत है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, 2024 के चुनाव को लेकर मार्च और अप्रैल में यह खिड़की खुलनी थी जिसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे जाने थे और पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग होनी थी। आप सोच रहे होंगे कितनी फंडिंग होती, हमें लगता है इसके लिए आपको 2019 में लिए चलते हैं। 2019 के मार्च के महीने में 1,365 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे और पॉलिटिकल फंडिंग हुई। अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2019 में, यह बढ़कर मैक्सिमम पे चला गया 2,256 करोड़ रुपया। इतने की फंडिंग इस दौर में अब मार्च अप्रैल में रुक गई।
इस दौर में जो अलग अलग बरस में जो फंडिंग हुई है, वह कुल फंडिंग अगर 15,000 करोड़ से ज्यादा की है, तो इसका दूसरा सच यह भी है कि लोकसभा चुनाव के वक्त ही सबसे ज्यादा कॉरपोरेट से पैसे की मांग पॉलिटिकल पार्टीज करती है। और पॉलिटिकल पार्टीज बताती है कि हम सत्ता में आ गए तो आपको क्या कुछ दे सकते हैं। इस दौर में बार बार कहा जा रहा है कि मोदी सत्ता तीसरी बार लौट रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट के भीतर हो या बाहर हो 3.0 का जिक्र करने से कतराते नहीं हैं और बताते हैं कि आने वाले वक्त में जब वो जीत कर आएंगे तो क्या कुछ करेंगे और कैसे बड़े बड़े निर्णय लेंगे। इस बड़े बड़े निर्णय के समानांतर अगर आप सोचिएगा तो बड़े निर्णय का मतलब इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। बड़े निर्णय का मतलब इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की मनी को रोटेशन में लेकर आने का है। और बड़े निर्णय का मतलब इस देश में कॉरपोरेट के नेटवर्थ को इतना बढ़ा देना है कि इस देश की जीडीपी का साइज बढ़ जाए। और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी बार बार करते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा, तो इसका दूसरा सच यह भी है कि जब भारत 10वें नंबर की इकोनॉमी था 2014 में, उस वक्त भारत की असमानता मौजूदा वक्त की असमानता से आधे से भी कम थी। और दूसरा सच यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति कर्ज दोनों जो है इस दौर में दुगने से ज्यादा बढ़ गया। प्रति व्यक्ति आय कम हो गई और प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ गया। जीडीपी के बराबर कर्ज होने की स्थिति की चेतावनी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक दे रहे हैं। तो क्या इस दौर की इकोनॉमिक परिस्थितियों ने कॉरपोरेट के लिए ही सारी पॉलिसीज को बनाया? अब यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप एक एक बरस को परखना शुरू करें, 2019 चुनावी बरस था, 2024 चुनावी बरस होगा। 2019 में मैक्सिमम 5,069 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे बेचे गए। 2018 में यह 1,054 था, 1,054 करोड़ रुपया। 2019 में यह 5 गुना बढ़कर 5,069 करोड़ हो जाता है। 2020 कोविड काल में यह घटकर 363 करोड़ होता है और 2021 में यह दोबारा से बढ़ना शुरू होता है और 1,501 करोड़ होता है। 2022 के चुनाव आपके जहन में आ जाने चाहिए, वो कहां कहां चुनाव थे और क्यों कर्नाटक महत्वपूर्ण था। क्यों इस दौर में 2023 के भीतर में जो 3 राज्यों की चुनावी जीत और उसमें तेलंगाना को भी जोड़ दीजिए, चौथा राज्य, इन दौर में 3,703 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए गए 2022 में। और 2023 उसमें जोड़ दीजिएगा तो 2023 के जो 3 राज्यों के चुनाव जो हो रहे थे और 2 राज्य और थे, ये 4,244 करोड़ रुपए। यानी 2022 और 23 के चुनाव के वक्त में जो लोकसभा चुनाव नहीं था, राज्यों के चुनाव 22-23 में कितने महत्वपूर्ण हो गए, जिसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो था ये 7,945 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे ही चुनाव का जिक्र कर रहे हैं हम, 2019 में 5,000 करोड़ से ज्यादा, 2022-23 के विधानसभा चुनाव में 7,000, लगभग 8,000 करोड़ के लगभग, और अब 2024 आ रहा था तो इस पर रोक लग गई। अब सवाल है कि क्या वाकई इसका असर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उन पे जितना असर पड़ेगा वो इस स्थिति में ही नहीं है कि इस चुनाव के भीतर वह बूथ लेवल पे बैठने वाले कर्मचारी को एक दिन का 10,000 रुपया दे पाए, लेकिन यह 10,000 रुपए इस दौर में दिए जाते हैं। एक दिन बूथ लेवल पे जो बैठा उसको 10,000 रुपए कौन देगा। तो भारत में मनरेगा में 200 से 500 रुपए हो जाए, 100 दिन से 200 दिन हो जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन चुनाव के वक्त में एक दिन में आप 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं, तो चुनाव की महत्ता कितनी है। जितने नोट बांटे जाते हैं, जितने प्रचार में लगाए जाते हैं, जिन सुविधाओं के साथ मंचों को तैयार किया जाता है, उन मंचों पर लाने के लिए लोगों की जो आवाजाही, तो पैसा कहां से आता है। इलेक्शन कमीशन के पास सौंपी गई तमाम राजनीतिक दलों के जो आंकड़े निकल कर आते हैं वो बताने में चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि 1 रुपए के हिसाब से सोचिए कि अगर 1 रुपया पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पर है, तो इस चुनाव में जो 2024 का चुनाव अगर एवरेज आप निकालना शुरू करेंगे तो कांग्रेस उस 1 रुपए में से 8 पैसा खर्च करने की स्थिति में आती। और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी, वो रीजनल फोर्सेस ले लीजिए, बाकी नेशनल पार्टीज ले लीजिए, उन सब का मिलाइएगा तो वो 12 पैसे सब मिला के खर्च करते।
और बाकी 80 पैसे खर्च बीजेपी के हिस्से में आता, यह स्थिति इस देश में राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ते वक्त होती है। तो क्या अब इन सारी परिस्थितियों के बीच अगला सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या यह पूरा कच्चा चिट्ठा 2024 के चुनाव से पहले जो कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का था, अब वो उभर कर सामने आ जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक ही बात कही, महत्वपूर्ण है इस देश की जनता को हर चीज की जानकारी का होना, और इसीलिए कानूनी तौर पर आरटीआई एक्ट जब लाया गया था तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, इस दौर में प्रधानमंत्री केयर भी प्रधानमंत्री और सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसको प्राइवेट पार्टी के तौर पर हाई कोर्ट में दलील देते वक्त जो नुमाइंदे हैं उन्होंने रखा और कहा इसका प्रधानमंत्री से कुछ लेना देना नहीं है, इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। दफ्तर चाहे सरकारी दफ्तरों के बीच चल रहा हो, उसके ट्रस्ट के भीतर लोग चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स और खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो, और उस पीएम केयर के पैसे तक पे फैसला देने की स्थिति में खुद प्रधानमंत्री की नीतियां हो, लेकिन पीएम केयर के बारे में जानकारी आरटीआई एक्ट के जरिए नहीं मिलेगी। इस देश में पीएमओ के भीतर की जानकारी आरटीआई एक्ट के जरिए नहीं मिलेगी। इस देश के भीतर में तमाम मंत्रालयों का कच्चा चिट्ठा अगर सीएजी नहीं ला पा रहा है और इस देश के भीतर में अलग अलग मंत्रालयों की रिपोर्ट नहीं सामने आ पा रही है, तो आरटीआई के जरिए जब आप फाइल करेंगे तो कहा जाएगा उसमें सीएजी के जिम्मे है। अब सबसे बड़ा सवाल, जो आखिर सवाल सबसे बड़ा है, जब सरकार ने हर इंस्टीट्यूशन पर इस दौर में कब्जा कर लिया और उसमें चुनाव आयोग भी बचा नहीं, और चुनाव आयोग जो 2017 में ये कहने से चूक नहीं रहा था, उस समय का डॉक्यूमेंट बताता है इलेक्शन कमीशन का, जब वो कह रहा था कि चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29/B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं लिया है, और विदेशी चंदा दे लेने वाले कानून भी बेकार हो जाएंगे। आज चुनाव आयोग चुप है, क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। तो फिर प्रधानमंत्री से नियुक्त होने वाला शख्स सवाल कैसे कर सकता है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए संसद ने कानून बना दिया। तो क्या अगला सवाल यह भी है कि 2024 के फंडिंग को लेकर अब सरकार कोई नया कानून सामने ला सकती है, कोई विधेयक सामने ला सकती है, कैबिनेट कोई नया प्रस्ताव पास कर सकती है कि किसी भी हालत में, क्योंकि इस देश के भीतर में जो अलग अलग इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए जो पैसा आ रहा है, वो पैसा अगर 2018 से 2023 तक देखिएगा तो वह सब पैसा अगर मिला भी दीजिए तो उस पैसे का पूरा आकलन 1000 करोड़ से ज्यादा का होता नहीं है, और यहां तो 15,000 करोड़ के पार है, और यहां तो बीजेपी 10,000 करोड़ के पार पाई हुई पार्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या मौजूदा मोदी सत्ता को एक ऐसा झटका चुनाव से ऐन पहले दे दिया, जिसके बाद सरकार के सामने अब उस तमाम अपनी पूंजी को निकालने की जरूरत होगी जो अभी तक उसके लगातार खजाने में बढ़ती जा रही थी, और इस बात से उसे कोई भय नहीं था कि इस देश का कॉरपोरेट पैसा लुटाने को तैयार है, क्योंकि कॉरपोरेट बिना सरकार के आगे बढ़ नहीं सकता है। और यह सच रहा भी है, और यह सच मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट और सत्ता के खुले नेक्सस के तौर पर उभरेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। इससे पहले भी कॉरपोरेट का साथ रहा है, लेकिन एक के हाथ में सब कुछ सौंप देना, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे पावर ट्रांसमिशन हो, कुछ भी हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे एफसीआई के गोडाउन्स हो, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, सब कुछ सौंप देना, और इस देश के भीतर में खुले तौर पर सरकार और प्रधानमंत्री अलग अलग भाषणों में जब यह संकेत दे कि इतनी बड़ी तादाद में हमने इस देश के कानूनों को खत्म किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ब्लैक से व्हाइट हो रहा था, उसके बावजूद भी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कॉरपोरेट की फंडिंग हो रही थी, उसी के जरिए शेल कंपनियों के जरिए नेटवर्थ बढ़ रहा था, तो क्या यह एक ऐसा फैसला है जो राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को झटका दे चुका है, और राजनीतिक तौर पर
बीजेपी की बिसात बिछाने वाले मोदी शाह की जोड़ी के सामने यह एक सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला है जो आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति और इस देश की राजनीतिक तौर पर चुनावी परिस्थिति को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। अब फैसला इस पर भी टिका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।